crack A-Lit and reach NLU Delhi is not that difficult. But for that, you first need to decode the syllabus. Don't worry. This video is going to do exactly that for you. And maybe next time I'll come up with a strategy video to crack A-Lit. But for that, you have to subscribe. Now let's start with the video already. Okay, so let's start with understanding the pattern of A-Let exam. ठीक है, सबसे पहले तो ये बता दूं कि 150 क्वेश्चंस आते हैं एंड 150 ही मार्क्स भी मिलते हैं. ठीक है, लेकिन 120 मिनट्स मिलते हैं टू सॉल्व द होल क्वेश्चन पेपर. अब यहीं पे ये भी देख लेते हैं कि कितने सेक्शंस आते हैं, मतलब कितने सेक्शंस में पेपर डिवाइडेड होता है. सबसे पहला सेक्शन होता है करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज. सेकेंड इज लॉजिकल रीजनिंग एंड थर्ड इज इंग्लिश लैंग्वेज. अब जनरल नॉलेज में सबसे कम क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज 30 क्वेश्चंस ओनली. वहीं लॉजिकल रीजनिंग में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज 70 क्वेश्चंस. एंड इंग्लिश में मीडियम क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज 50 क्वेश्चंस. आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं कि इंग्लिश का सिलेबस क्या है. अब देखो, जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो चाहे वो क्लैट हो चाहे वो एलिट हो, उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एंड सबसे ज्यादा वेटेज भी इन्हीं का होता है व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश लैंग्वेज. सेकेंड इज ग्रामर, लेकिन ये इस हिसाब से नहीं है कि इसका वेटेज ज्यादा होता है. ग्रामर के क्वेश्चंस थोड़े कम ही आते हैं, बहुत ज्यादा नहीं आते हैं. ठीक है, लेकिन ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ना है मैं जल्दी से बता देती हूँ. तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पता होगा तो ग्रामर की कोई भी चीज पढ़ने का आपके लिए कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा. देयरफॉर पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. देयर इज सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट. ठीक है, इसको भी पढ़ना एक्सट्रीमली नेसेसरी है. सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आपको सेंटेंस करेक्शन करने के लिए कहा जाता है, उसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट का डिफरेंस आ जाता है एंड वही गलतियां होती हैं. तो आपको सेंटेंस करेक्शन में उसकी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी. टेंसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्दो दे आर वेरी वेरी इरिटेटिंग एंड बहुत ज्यादा ऐसे मेरा तो दिमाग ही पूरा उलट पुलट कर देते हैं. ऑल्दो आई एम वेरी गुड विथ स्पीकिंग, इंग्लिश मेरी स्पीकिंग बहुत अच्छी है, मेरी राइटिंग अच्छी, मेरी रीडिंग अच्छी है, लेकिन फिर भी टेंसेस को समझाना या समझना मेरे लिए खुद के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और टास्क है. ठीक है, इसके अलावा एक्टिव पैसिव वॉइस है ना, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ये सारे जो होते हैं ये ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके बेसिस पे वही सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चंस आ जाते हैं. नेक्स्ट इज वोकैबुलरी. देखो, वोकैबुलरी में हमको मालूम है तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दैट इज सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स. इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा इसके बियॉन्ड जाना है तो रूट वर्ड्स पढ़ लो, मैक्सिमम मैक्सिमम. ठीक है, नेक्स्ट इज लिटरेरी डिवाइस. हाँ, मुझे मालूम है कई लोग ऐसे सोचते हैं कि ये वोकैबुलरी का ही पार्ट है, बट नो, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ वोकैबुलरी, दिस इज अ पार्ट ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैबुलरी एंड इट इज ऑलमोस्ट और मतलब पूरा का पूरा बेस्ड ऑन द लिटरेचर. तो लिटरेरी डिवाइसेस आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप चाहो तो मैं कुछ लिटरेरी डिवाइसेस हर कभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे डालती रहूंगी, तो आपको पता चलता रहेगा एंड बहुत एक्साइटिंग क्विजेस भी ले आऊंगी. सो डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन. एंड द लास्ट इज राइटिंग स्टाइल. लिटरेरी डिवाइसेस और राइटिंग स्टाइल में बहुत एक थिन लाइन का डिफरेंस होता है, पहली बात तो वो समझिए, एंड दोनों को ही एकदम परफेक्टली पढ़ लीजिए. नेक्स्ट इज जनरल नॉलेज की बात कर लेते हैं. देखिए, कंटेम्प्रेरी इवेंट्स इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड, जैसे अभी लास्ट क्लास मैंने कैंस की आपको करवाई थी, वो भी आप जाके देख सकते हैं. दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट वर्ल्ड वाइड के हिसाब से. तो इस तरीके से कोई भी कंटेम्प्रेरी इवेंट हो रहा है वो पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है. आर्ट एंड कल्चर में कोई करेंट कुछ आ रहा है तो आपको वो पढ़ना जरूरी है. इंटरनेशनल अफेयर्स, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, यस ये आप ये नहीं बोल सकते ये करंट अफेयर्स का पार्ट है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ करंट लीगल अफेयर्स विच इज ऑल्सो अ ह्यूज पार्ट ऑफ जीके एंड करंट अफेयर्स इन एलिट एग्जाम. ठीक है, नेक्स्ट इज नेशनल एंड स्टेट अफेयर्स. ऑब्वियसली ये तो जरूरी होता ही है ना. इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, यस अवार्ड्स भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होते हैं. अवार्ड्स जानना आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आप देखेंगे एलिट के पेपर में क्वेश्चन आता है. क्यों आता है उसका भी मैं एक छोटा सा रीजन आपको बता देती हूँ. जैसे आप क्लैट देखते हैं, क्लैट एग्जाम में क्या होता है कि एक ही पर्टिकुलर टॉपिक में से
5 से 6 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन, एक क्लब ऑफ क्वेश्चंस आता है। लेकिन जब एलिट की बात होती है तो वहां पे वन लाइनर्स भी आते हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करना होता है ना। अवार्ड्स काफी ज्यादा एक बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं व्हेन इट कम्स टू वन लाइनर्स, तो अवार्ड्स पढ़ लेना चाहिए। हिस्टोरिकल इवेंट्स बहुत ज्यादा वेटेज नहीं रखते हैं, इन सब के मुताबिक थोड़ा कम ही वेटेज रखते हैं। तो हिस्टोरिकल इवेंट्स यस आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन सिर्फ तभी पढ़िए जब वो किसी करंट अफेयर से रिलेटेड हिस्टोरिकल इवेंट हो। ठीक है। एंड द लास्ट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफी डेवलपमेंट्स आते रहते हैं, हर साल कुछ ना कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में होता है, एंड आपको वो भी कवर करना एक्सट्रीमली नेसेसरी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे प्रिंसिपल फैक्ट क्वेश्चन आता है। जैसे क्लैट में होता है कि एक पैसेज आता है और उसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, इससे थोड़ा सा हटके प्रिंसिपल फैक्ट क्वेश्चन पे बात होती है। तो प्रिंसिपल फैक्ट यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये पैटर्न होता है क्वेश्चंस का। लेकिन ये प्रिंसिपल फैक्ट जो क्वेश्चंस आते हैं ये किस चीज के ऊपर बेस्ड आते हैं? ऑब्वियसली क्रिटिकल रीजनिंग के बेसिस पे ही आते हैं। तो अगर आपका क्रिटिकल रीजनिंग का बेसिक्स अच्छे से किया हुआ है आपने, तो आपको बहुत ईज पड़ेगी प्रिंसिपल फैक्ट क्वेश्चंस को भी करने में। सेकेंड इज एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें सिलॉजिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सब जो भी बहुत बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एनालिटिकल रीजनिंग का, सिर्फ वही करना है। बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये सारे टॉपिक्स जो आपको अभी स्क्रीन में दिख रहे होंगे, सिर्फ इनको आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है। इसके अलावा देर इज लीगल फैक्ट्स। अब देखो लीगल में आप सीएलए तो पढ़ ही रहे हो, दैट इज टोटली डिफरेंट फॉर जीके एंड करंट अफेयर्स। लेकिन याद रखना लॉजिकल रीजनिंग में लीगल रीजनिंग जैसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि अक्सर प्रिंसिपल फैक्ट वाले क्वेश्चंस की तरह आते हैं। तो व्हाट हैपेंस इज लीगल का एक पैसेज आ जाता है एंड उसके बेसिस पे सीआर की तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रिंसिपल एंड फैक्ट वाला। समझ में आया? तो उन्होंने लीगल रीजनिंग और क्रिटिकल रीजनिंग को मिक्स कर दिया है एंड उस तरीके से वो पूछते हैं। तो आपको लीगल फैक्ट्स में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन, क्राइम, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट पढ़ना है। इसके अलावा फैमिली लॉ एंड थोड़े बहुत मिसलेनियस लॉ होते हैं जिनके बारे में आपको टेलीग्राम चैनल पे पक्का पता चल जाएगा। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द ओवरव्यू ऑफ लीगल सब्जेक्ट्स। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ बता चुकी हूं आपको। प्रॉपर्टी लॉ, इंटरनेशनल लॉ एक एक्स्ट्रा एडेड बेनिफिट चीजें आती हैं, प्लस फैमिली लॉ को मत भूलिएगा। फैमिली लॉ इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो करना ही है। इसके अलावा भी जो भी मिसलेनियस आता है मैंने आपको बताया टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। एंड दैट इज इट गाइज, दैट्स ऑल यू नीड टू नो अबाउट द syllabus of ALET exam. I hope you will be able to crack it. I'll see you next time. Bye.